हेलो माय डियर स्टूडेंट, फ्यूचर क्रिएटिव क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फ्यूचर क्रिएटिव क्लासेस में एक्सरसाइज क्लास 10th मैथ्स प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ क्वेश्चन हम सोल्व करने जा रहे हैं। देखिए, इसमें हम समझेंगे क्या है क्वेश्चन, क्या दे रखा है। फोर्थ क्वेश्चन इसका, मीना रुपए 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। यानी मीना रुपए 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने उसने खजांची से रुपए 50 तथा रुपए 100 के नोट देने के लिए कहा। यानी 2000 रुपए लेके 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई, मतलब उसने खजांची से रुपए 100 और रुपए 50 के नोट के, है ना, के नोट देने के लिए कहा। यानी 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, है ना। 50 रुपए और 100 रुपए के कुल कितने नोट प्राप्त किए? उसने 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। यानी 50 रुपए के नोट उसे कितने प्राप्त मिले और 100 रुपए के कितने प्राप्त हुए, मतलब मिले। ठीक है, तो ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, हम इसको सोल्व करेंगे। तो यहां मान लेते हैं इसको हल हल में लिखेंगे। माना कि जो हमें ज्ञात करना वो मान लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि रुपए रुपए 50 के रुपए 50 के नोटों की संख्या रुपए 50 के नोटों की संख्या बराबर क्या मान ली हमने? 1 से है। रुपए 50 के नोटों की संख्या कितनी मान ली? 1 से है ना। तथा रुपए 100 के नोटों की संख्या, रुपए 100 के नोटों की संख्या बराबर कितनी मान लें? वाई है। वाई हमने मान लिया। ठीक है, अब देखो, तो यहां पर क्या है, मीना रुपए 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, है ना। उसने खजांची से रुपए 50 तथा रुपए 100 के नोट देने के लिए कहा। तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, है ना। तो कुल नोट कितने हो जाएंगे? 25। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखो, दो कंडीशन है। रुपए 50, कुल रुपए कितने हैं? 50। अब नोटों की संख्या, तो कुल रुपए कैसे निकालेंगे? 50 रुपए के कितने नोट है? 100 रुपए है। तो 50 रुपए के कुल रुपए कितने हो जाएंगे? तो 50 रुपए के कुल रुपए कितने हो जाएंगे? कुल रुपए 50 के नोटों की संख्या को हम टोटल रुपए गिनेंगे तो कितने हो जाएंगे? 50 का इंटू एक्स में कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 50 एक्स, फिर प्लस 100 रुपए के नोटों की संख्या वाई है। तो 50 रुपए के कुल रुपये कितने हो जाए, सॉरी 100 रुपए के नोटों की संख्या वाई है। तो 100 रुपए के कुल रुपये कितने हो जाएंगे? 100 के मतलब वाई है उनकी संख्या। तो टोटल मतलब कितने होंगे? 100 रुपए के, है ना। तो कुल रुपए हो जाएंगे 100 वाई और टोटल रुपये कितने हो जाएंगे? 2000, है ना। 50 रुपए के कुल रुपये और 100 रुपए के कुल रुपये, है ना। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 2000। अब देखो, इस पूरे समीकरण में देखिए 50 का भाग जा रहा है ना। तो पूरे समीकरण में किसी भी संख्या का अगर भाग जाए तो उसका भाग दे सकते हैं हम। उससे क्या होगा? समीकरण सरल हो जाएगा, है ना। तो देखिए 50 का भाग देंगे तो 50 एक हम 50 100 हो जाएगा। फिर 50 का इसमें 50 दूने 100 वाई बराबर 50 का इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 50 चूके 200 और 0 ऐसी कैसी, है ना। 50 चूके 200 और 0 ऐसी कैसी। अब इसको समीकरण 1 दे दिया। अब दूसरी कंडीशन, तो दूसरी कंडीशन को हम क्या लिखेंगे? पुनः प्रश्नानुसार, अगेन बाय क्वेश्चन। पुनः प्रश्नानुसार हम लिख लेंगे। पुनः प्रश्नानुसार लिख लेंगे दूसरी कंडीशन को। क्या है दूसरी कंडीशन? देखिए, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। मीना ने कुल कितने नोट प्राप्त किए? 25 नोट, है ना। तो 25 नोट प्राप्त किए तो क्या हो जाएंगे? 50 रुपए के नोट 1 से है,
100 रुपए के नोट वाई है, तो कुल नोट कितने प्राप्त किए, यानी कि एक्स प्लस वाई बराबर टोटल कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा 25। ठीक है, इसको समीकरण 2 दे देंगे, है ना। अब समीकरण 1 व 2 को कौन सी मेथड चल रही है इसमें, इलिमिनेशन मेथड, यानी कि विलोपन विधि से हम सोल्व कर रहे हैं, है ना। तो विलोपन विधि से समीकरण 1 व 2 को हल कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को, समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, तो विलोपन विधि से हल करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, विलोपन विधि से हल करेंगे, देखो उसमें गुणांक समान करते हैं तो दोनों पहले पास पास में लिखेंगे दोनों समीकरण को। तो यहाँ पे देखिए x प्लस 2y, ये पहला समीकरण बराबर कितना हो जाएगा 40, है ना, बराबर 40। दूसरा समीकरण है x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 25, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या विलोपन विधि में क्या करते हैं, किसी भी x या y के गुणांक समान है या नहीं ये देखते हैं। तो देखो यहाँ पे गुणांक समान है, ठीक है, गुणांक समान होने पर x के गुणांक समान, अब गुणांक समान होने के बाद उनके क्या है, चिन्ह अलग अलग होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो चिन्ह अलग अलग नहीं है ना, चिन्ह अलग अलग नहीं है, तो उनके चिन्ह हमें बदलना पड़ेगा। तो नीचे वाली समीकरण के हम चिन्ह बदल देंगे। तो देखो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब ये चिन्ह आपने बदला है तो क्या लिख दोगे, घटाने पर, साइड में क्या लिख देंगे, घटाने पर, चिन्ह बदला है तो लिखेंगे हम घटाने पर, है ना। ये अब देखो ये प्लस का और ये माइनस का, ये कट गया, है ना, एक्स से एक्स कट गया। अब ये देखो प्लस का 2y और ये माइनस का y, जो चिन्ह बदला है हमने वो मानेंगे। तो ये माइनस का हो गया, तो 2y में से y गया तो कितना बचेगा, y बचेगा, बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस, ठीक है। ये प्लस का और ये माइनस का घट जाएगा, 10 में से 5 गए तो कितना बचेगा 5, एक इधर ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 3, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा 15, यानी कि y का मान कितना आ गया, y का मान, y बराबर आ गया यहाँ पर कितना 15 आ गया, y का मान 15 आ गया, यानी कि ₹100 के नोटों की संख्या कितनी 15। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते, तो समीकरण 1 में रख देते। चलो तो यहाँ पे लिख देंगे y का मान समीकरण, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान क्या है, समीकरण 1 में रख देंगे। देखो तो समीकरण 1 में रखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में रखेंगे तो x से तो ऐसा कैसा ही, ये देखो y का मान यहाँ पे रख रहे हैं x, फिर प्लस प्लस लगाया, फिर उसके बाद 2y, तो 2y, तो y का मान यहाँ पे हम रख रहे हैं तो 2 और y का मान क्या रख देंगे यहाँ पे 15, बराबर कितना है 40, तो 40 ऐसा कैसा ही, ये 40, है ना। अब यहाँ पे देखो ये x ऐसे कैसे ही, x का मान ज्ञात करना है तो कितना हो जाएगा, ये x और फिर प्लस 15 दूने 30 गुना हो जाएगा इसमें, बराबर कितना हो जाएगा 40। अब 30 को उधर पक्षांतर कर देंगे, है ना, ट्रांसपोजिशन कर देंगे इसका, तो x बराबर कितना हो जाएगा 40, ये इधर प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये प्लस का है तो माइनस का। अब 40 में से 30 घटाएं कितना बचेगा 10 बचेगा, है ना, ये 10 बचा। अब क्या करेंगे, जो हमें ज्ञात करना था उससे मान रख देंगे। तो हमें ज्ञात क्या करना था, ₹50 के नोटों की संख्या और ₹100 के नोटों की संख्या, तो यहाँ पे मान रख देंगे हम। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः ₹50 के नोटों की संख्या x बराबर, तो x बराबर कितना आया, x माना था हमने तो x बराबर आया 10, ठीक है। फिर उसके बाद तथा क्या लिख दोगे, ₹100 के नोटों की संख्या, ₹100 के नोटों की संख्या, तो ₹100 के नोटों की संख्या कितनी आई, y का मान कितना आया,
यहाँ पे लिख देंगे रुपए 100 के नोटों की संख्या y बराबर, तो y बराबर कितना आया, तो y का मान आया यहाँ पर 15, है ना, 15। अब हम इसको चेक भी कर सकते, देखो कुल नोट कितने थे 15, मीना ने कुल नोट कितने प्राप्त किए, सॉरी कुल नोट कितने प्राप्त किए उसने 25, तो देखो ये 25 हो रहा है कि नहीं, 10 और 15 जोड़ेंगे तो 25 हो रहा है, इसका मतलब आपने क्वेश्चन सही सोल्व किया है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, है ना। देखिए क्वेश्चन फिफ्थ समझेंगे अब, सेकंड का फिफ्थ क्वेश्चन, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है, यानी कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का किराया, एक निश्चित किराया मतलब फिक्स्ड फेयर है, यानी फिक्स्ड किराया मतलब 3 दिनों का वो एक निश्चित किराया उसने फिक्स कर रखा कि अगर 3 दिनों तक तुम पुस्तकें रखोगे, है ना, तो आपका मतलब अलग मतलब 3 दिन का किराया लगेगा, एक निश्चित किराया है उसका। तो देखो उसके बाद अब 3 दिन के बाद में जो अगर पुस्तकें रख रहे हो आप, तो उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, मतलब 3 दिन के अलावा और अतिरिक्त आप पुस्तकें रख रहे हो तो उसका अलग किराया है, मतलब प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया लगेगा। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए रुपए 27 अदा किए, तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए कितने रुपए जमा किए, 27 रुपए जमा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए कितने रुपए अदा किए, 21 रुपए अदा किए, यानी 21 रुपए जमा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया हमें ज्ञात करना है, तो जो हमें ज्ञात करना उसको मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल क्या है, माना कि नियत किराया, माना कि नियत किराया, माना कि नियत किराया यानी प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, ऐसा लिख लो, माना कि प्रथम 3 दिनों का, माना कि प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, नियत किराया बराबर रुपए 1 से है, क्या मान लिया हमने, प्रथम 3 दिनों का, माना कि प्रथम 3 दिनों का नियत किराया रुपए 1 से है, तथा उसके बाद जो हमें ज्ञात करना हो मान लेते हैं, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ढाई रुपए, तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या मान लेंगे भाई, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर, किराया बराबर रुपए वाई है, यानी प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना मान लिया हमने, वाई रुपए मान लिया। अब देखिए तो यहाँ पे जो कंडीशन दे रखी है वो हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, तो देखिए क्या है, क्या बोला उसने, सरिता ने, तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, तो यहाँ पे लिखेंगे सरिता ने, सरिता ने, है ना, सरिता ने 7 दिनों तक, सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए अदा किए, रखने के लिए अदा किए बराबर कितने अदा किए उसने, 27 रुपए अदा किए, है ना, तो 27 रुपए लिख देते हैं यहाँ पे, रुपए 27। अब यहाँ पे क्या है, इससे हम इक्वेशन बनाएंगे, प्रश्न बनाएंगे, क्या है, तो देखो सरिता ने 7 दिनों तक रखने के लिए, तो देखो 7 दिनों तक, इसमें अब 7 दिन है तो 7 में प्रथम 3 दिन का तो एक निश्चित किराया है, फिक्स्ड किराया है, नियत किराया है ना, तो 7 में से मतलब 7 दिन का नियत किराया, तो एक दिन का कितना है, जो 3 दिन है 3 दिनों का नियत किराया,
तो 3 दिन जो होते हैं उसका नियत किराया कितना है, तो नियत किराया हम कितना होगा, 100 होगा, है ना। वो 3 दिन का जो प्रथम 3 दिनों का नियत किराया कितना है, 100 है। अब 3 चले गए, है ना, 7 दिन है कुल, तो 7 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 4, है ना। अब जो अतिरिक्त जो 4 दिन बचे हैं, तो एक दिन का यानी प्रत्येक दिन का अतिरिक्त, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया रुपए भाई है ना, प्रत्येक दिन यानी कि जो शेष दिन बचते हैं उनमें से एक दिन का क्या कितने रुपए लिए जाते हैं, भाई रुपए लिए जाते हैं, है ना। तो 4 दिन बचे हैं, तो एक दिन का कितना भाई है, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा, है ना, 4 भाई, और कुल कितने हो जाएंगे, 27, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 7 में से हमने 3 माइनस कर दिए तो कितने दिन हो जाएंगे, शेष दिन, है ना। तो यहाँ ऐसा लिख दो शेष दिन, शेष दिन हम निकाल लेंगे, शेष दिन बराबर, तो शेष दिन बराबर हो जाएगा 7 माइनस 3 बराबर 4, 4 दिन, है ना। तो ये 4 कैसे आया मतलब, अब इसको हम क्या दे देंगे, समीकरण 1 दे देंगे, इसको समीकरण 1 दे दिया हमने। अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपए अदा किए, तो यहाँ पे लिख देंगे तथा दूसरी कंडीशन। अब इसमें प्रश्न नाम लिखा है तो हमने नाम लिख दिया, प्रश्न अनुसार लिखने की आवश्यकता नहीं, इसमें नाम से ये पूरी लाइन लिख दी है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे सुशी ने 5 दिनों तक, सुशी ने 5 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए अदा किए, तो रखने के लिए अदा किए, कितने अदा किए उसने, तो इसने सुशी ने किए रुपए 21 अदा किए, मतलब 21 रुपए उसने जमा किए 5 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए। अब देखो तो यहाँ पर क्या है, प्रथम 3 दिनों का नियत किराया कितना माना हमने, 100 रुपए प्रथम 3 दिनों को, मतलब उसने फिक्स कर रहा है कि प्रथम 3 दिनों का एक निश्चित किराया मतलब लिया जाता है, तो निश्चित किराया फिक्स्ड किराया क्या है, तो 100 रुपए हमने मान लिया उसको। तो क्या हो जाएगा, 5 दिन में से 3 दिन का क्या हो जाएगा, 5 दिन में से 3 दिन का कितना हो जाएगा, 100 रुपए हो जाएगा। अब शेष कितने दिन बचे, तो 5 में से 3 गए कितने बचेंगे, 5 में से 3 गए तो 2 बचेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, 2, और अतिरिक्त जो दिन होते हैं उसका भाई रुपए, एक दिन का भाई रुपए लिए जाते हैं, 2 दिन का कितना हो जाएगा, 2 भाई, है ना। तो 3 और 2 5, और टोटल हो जाएगा कितना रुपए, हो जाएगा 21 रुपए, कितना देती हो, 21 रुपए, तो यहाँ पे हो जाएगा 21, इसको दे देंगे समीकरण 2, है ना। अब ये शेष दिन हम कैसे निकालेंगे, शेष दिन, तो शेष दिन बराबर, यानी साइड में बता देते हैं हम, शेष दिन बराबर हो जाएगा 5 माइनस 3, फिक्स तो माइनस कर देंगे जो नियत किराया हो, तो कितना हो जाएगा 2 दिन, तो 2 दिन रहेगा। अब 2 दिन में हमने भाई का गुणा कर दिया, ठीक है, ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 व 2 को किससे हम हल कर लेंगे, इसको विलोपन विधि से, तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण समीकरण 1 व 2 को, समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल कर लेंगे, समीकरण 1 व 2 को विलोपन, समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन विधि से हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, तो विलोपन विधि से हल करेंगे तो क्या होना चाहिए, दोनों समीकरण पास पास में होना चाहिए, है ना। तो क्या करना है, अब देखो तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो इस कंडीशन के अनुसार हमने ये कर लिया है, तो ये क्वेश्चन हम इरेज कर लेते हैं। तो क्या बोला था, देखो एक बार और इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, मतलब प्रथम पहले 3 दिन जो होते हैं उसका एक निश्चित किराया उसने कर रखा है फिक्स, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया लिया, अगर 3 दिन के बाद आप क्या है पुस्तक रखते हो तो उसका अलग से जो है किराया लिया जाता है प्रत्येक दिन का, है ना। तो सरिता ने क्या किया, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक, है ना, पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक रखने 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। तो नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया हमें ज्ञात करना है, तो ये मान लिया, तो इसको हम इरेज कर देते हैं, है ना। चलो देखते हैं अब इसको आगे।
अब देखिए हम विलोपन विधि से इसको हम सोल्व कर रहे हैं। किससे सोल्व कर रहे हैं इसको? विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से हम सोल्व कर रहे हैं, समीकरण 1 व 2 को पास में लिखेंगे, पास पास में लिखेंगे। तो यहाँ पे समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 ये है x प्लस 4y इज इक्वल टू क्या है? 27, है ना। फिर दूसरा समीकरण क्या है? दूसरा इक्वेशन क्या है? x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, है ना। अब कौन सी विधि से कर रहे हैं? विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि में क्या करते हैं हम? किसी भी x या y का गुणांक समान होना चाहिए। तो देखते हैं हम गुणांक समान है कि नहीं। तो x का गुणांक समान है, तो गुणांक समान है तो हमें गुणा करने की जरूरत नहीं, जैसे हम पहले करते समीकरण 1 में इसका गुणा, समीकरण 2 में इसका गुणा। तो यहाँ पहले से ही गुणांक समान है, ठीक है। अब गुणांक समान है तो क्या करते हैं हम? नीचे वाले समीकरण के हम चिन्ह मतलब उनके चिन्ह देखते हैं कि चिन्ह अलग अलग होना चाहिए। तो चिन्ह इन दोनों के क्या सेम है? तो सेम है चिन्ह, तो क्या करेंगे? नीचे वाले समीकरण के चिन्ह हम बदल देंगे, साइन चेंज कर देंगे, है ना। तभी वो कैंसिल होगा, तभी उसका विलोपन होगा, है ना। तो देखो ये प्लस है तो माइनस चिन्ह बदल देते हैं, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, है ना, और ये प्लस है तो माइनस। अब आपने चिन्ह बदला है तो साइड में क्या लिख दोगे? साइड में लिख देना है आपको घटाने पर। चिन्ह बदलने पर लिखेंगे घटाने पर, और चिन्ह नहीं बदला है, पहले से ही अलग अलग चिन्ह है तो लिखते हैं यहाँ पे जोड़ने पर। तो देखो ये प्लस का और ये माइनस का, तो इससे ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे कितना बचे? देखो ये प्लस का और ये माइनस का, तो जो बदला वो चिन्ह हम मानेंगे। तो 4 भाई में से 2 भाई गए, कितना बचेंगे? 2 भाई, है ना। बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का बचेगा। अब यहाँ पे देखो 27 प्लस का और ये माइनस का घटेगा, तो 7 में से 1 गया, यानी 27 में से 21 गया, कितना बचेगा? 6 बचेगा, है ना। बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का। अब भाई बराबर कितना हो जाएगा? ये 2 है, इसके इंटू में है तो बटे में पहुंचा देंगे, तो 6 बटे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब 2 का भाग लगा तो 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो भाई का मान कितना हो जाएगा? तो भाई का मान कितना हो गया इसमें? चलिए तो भाई का मान यहाँ पे हम लिख देते हैं, भाई बराबर हो जाएगा यहाँ पे 3/1, मतलब 3 बचा। भाई का मान यहाँ पे 3 बचा है ना। अब देखिए, अब ये जो मान है समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख देते हैं। तो समीकरण 1 क्या है? तो ये समीकरण 1 यहाँ पे हाथ मिटा दिया हमने, इसलिए यहाँ देख लेते हो। समीकरण 1 क्या है? 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं, ये मान जो आया है तो हम 1 में रख देते हैं समीकरण। तो यहाँ पे लिख देंगे y का मान। चलो इसको भी इरेज कर देते हैं पहले। तो देखो यहाँ लिख देंगे y का मान, y का मान समीकरण, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो y का मान किस में रख रहे हैं? समीकरण 1 में रखने पर। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 ये है ना, वहां से इरेज कर देते हैं, 1 है और ये 2 है, तो इसे मान रख देते हैं। तो 1 से ऐसा कैसा ही, है ना। फिर प्लस लगाया, फिर उसके बाद 4 भाई, तो 4 इंटू, और भाई का मान कितना रख देंगे यहाँ से? 3, तो ये 3 भाई का मान समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में हम रख रहे हैं, 1 से ऐसा कैसे रखा, प्लस ऐसा कैसे लगाया, और 4 भाई, तो 4 इंटू भाई का मान यहाँ से 3 रख दिया, और बराबर कितना हो जाएगा? 27। तो ये 27 ऐसा कैसे ही, ठीक है। अब देखो तो x ऐसा कैसे ही, और ये 4 का गुणा कर दो, 4 तिया 12 बराबर 27। अब x बराबर 27 ऐसा कैसा ही, और 12 को उधर पक्षांतर कर दो, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा 12, है ना। तो x बराबर 27 में 12 घटाओ, कितना बचेगा? तो 7 में से 2 गया तो 5 बचा, एक इधर ले, है ना। 7 में से 2 गया तो 5 बचा, और 2 में से 1 गया तो 1 बचे, यानी कि 15। कितना आ गया? 15। x का मान आ गया 15, है ना। तो अब क्या है इसका मतलब? जो हमें ज्ञात करना था वो लिख देंगे। तो क्या लिख दोगे? अतः, है ना, उसमें क्या ज्ञात करना था? नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः 3 दिनों का नियत किराया, प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, अतः प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, 3 दिनों का नियत किराया, प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, प्रथम 3 दिनों का नियत किराया x बराबर कितना आया? x बराबर आया ₹15, यानी कि 15 आया, तो ₹15, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया,
है ना, क्या ज्ञात करना है, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। तो यहाँ पे लिखेंगे तथा प्रत्येक प्रत्येक अतिरिक्त अतिरिक्त प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, दिन का किराया। तो y बराबर, तो y माना था हमने, तो y बराबर क्या लिख दोगे, तो y का मान कितना आया यहाँ पर 3 आया, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 रुपए, यानी कि 3 रुपए लिए जाते हैं 3 दिनों का, है ना। 3 दिनों का नियत किराया कितना 15 रुपए है, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना लिया जाता है, 3 रुपए लिया जाता है, यानी कि 3 दिन के अलावा आप, है ना, चौथा दिन भी पढ़ते हो तो उसका 3 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा आपका। 15 तो लेते ही हो 3 दिनों का, लेकिन उसके बाद अगर पढ़ते 3-3 रुपए बढ़ता जाता है प्रत्येक दिन का, है ना। तो इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन, है ना, सोल्व करना था। अगर इसको ये मतलब समझ में नहीं आया तो इसको वीडियो को क्या है, डबल से रिपीट करके आप, है ना, रिवाइज करके देख सकते हैं और अच्छे से सोल्व कीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, आंसर, ठीक है, ये आंसर है।